जेईई एडवांस्ड 2023 के परीक्षा में पूछा गया यह जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कुछ कोचिंग गलत कर रहा है। कुछ नामी कोचिंग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नहीं कर पाया है तो गलत सलत सॉल्यूशन कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सॉल्यूशन हम यह लेते हैं जो गलत सॉल्यूशन है। दरअसल यह जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम इसमें जगह जगह कंफ्यूजन है। जब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास किए तो हमसे यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। काफ़ी प्रयास कर रहे थे, कभी दाएं से अटेम्प्ट लेते थे, कभी बाएं साइड से, कभी इस साइड से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, हर तरफ से इस पर अटेम्प्ट ले रहे थे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हम सोचे कि हमसे तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहा है, देखते हैं कि इंटरनेट पर कुछ कोचिंग वाला सॉल्व किया होगा, कैसे सॉल्व कर रहा है। तो जो 2-3 कोचिंग का हम मतलब सॉल्यूशन निकाल करके देखे, सब सॉल्यूशन सब कोचिंग वाला गलत ही हमको दिखाई पड़ा। सब कोचिंग वाला का मतलब है भारत में जितना कोचिंग है सबका हम नहीं देख लिए। हम जिस 2-3 कोचिंग का सॉल्यूशन देखे वह सब सॉल्यूशन गलत था। तो गलत सॉल्यूशन तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। भविष्य में कभी जब सॉल्व हो जाएगा हमसे तभी इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। यह बात लगभग हम तय कर चुके थे, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि आखिर सॉल्व हो क्यों नहीं रहा है। सॉल्व करने का यदि कोई तरीका है तो सॉल्व हो क्यों नहीं रहा है। होते होते हमारा दिमाग जो है इस जगह पर गया। यह जो ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट, हमको लगा कहीं इसका भी तो कुछ यूज नहीं है। जहाँ दिमाग गया इस पर हमारा दिमाग चलने लगा काफ़ी स्पीडली और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, पहले हमको जो गलत सॉल्यूशन दिखाई पड़ा है और ऐसा गलत सॉल्यूशन है जिसको स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है कि यह सॉल्यूशन गलत है, इसीलिए इसका जिक्र भी कर रहे हैं। यदि स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता कि यह सॉल्यूशन सही है या गलत तो इसका हम जिक्र भी नहीं करते। इसको यदि हम आई मान ले, इस इंटीग्रल को यदि हम आई मान ले तो यह हमको दिया हुआ है कि i इज लेस देन gx, gx इज लेस देन 2 रूट x। i इज लेस देन gx, gx इज लेस देन 2 रूट x। i इंटीग्रल का वैल्यू निकालने पर आता है इतना। कोचिंग वाला यह सही लिखा है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। यह भी सही लिखा है, यह तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। रूट n से सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यह स्टेप भी सही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट n है fx, तो रूट n के जगह पर fx लिख दिया, यह स्टेप भी सही है। इसके बाद लिमिट लेने पर लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए यह स्टेप भी सही है। इसके बाद यह तो अपना जो है gx fx, यह तो अपना है i गुने रूट n से बड़ा है यह, और यहाँ जो लिख दिया कि i बटे रूट x से बड़ा है यह, बस यही लिखना गलत है। इधर जो लिखा कि इससे छोटा है यह सही है। यह वाला यहाँ पर जो लिखा है यह बात सही है, लेस देन इक्वल टू सही है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है लेस देन इक्वल टू, यह वाला लेस देन इक्वल टू, ठीक है, बस यही वाला बात जो है गलत है, यह पागलपनी है। यह लेस देन इक्वल टू कहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया, बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यह i बट्टे रूट एक्स
लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx fx होगा। जहां जहां पर हम I लिख रहे हैं हर जगह वह कोचिंग वाला इतना लिखा है, हर I के जगह पर, तो वहां तक तो ठीक है। यहां पर जो लेस देन इक्वल टू लिख दिया यही गलती है। I बट्टे रूट एक्स का लिमिट 2 आ रहा है, यह इसमें भी गड़बड़ी नहीं है, यह तो 2 होगा ही। और सैंडविच थ्योरम से निष्कर्ष निकलेगा कि इसका लिमिट 2 होगा। आगे सब कुछ ठीक है, यहीं पर गलती है। यह यदि होगा ही नहीं तो फिर यह कहाँ से होगा, और यह नहीं होगा तो फिर लिमिट वो कैसे निकाल देगा 2। यह क्यों गलत है इस बात को समझाते हैं जरा ऊपर से मिटाने के बाद। क्वेश्चन में दिया है fx इज इक्वल टू रूट एन इफ x बिलोंग्स टू 1/n प्लस 1/m। इसका अर्थ हुआ कि जब x, इसका अर्थ हुआ कि जब x 1/n प्लस 1 से बड़ा या बराबर हो x या छोटा हो 1/n से, x हो जब इस बीच में, तब fx होगा रूट एन। यह बात दे रहा है क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं कि सबका रूट ले लेते हैं। सबका रूट लेने पर हमको क्या मिलेगा, 1/n प्लस 1 का रूट लेस देन इक्वल टू रूट एक्स लेस देन 1/√n। पहले जरा इस पर विचार करते हैं। रूट एक्स लेस देन 1/√n, रूट एक्स लेस देन 1/√n। रूट n को इधर लाते हैं, रूट n को इधर, तो रूट n रूट एक्स लेस देन 1। दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, 2 रूट n रूट एक्स लेस देन 2। लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 रूट n रूट x लेस देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2। इसका लिमिट चूंकि 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका लिमिट इस लिमिट से छोटा या बराबर, यानी यह लिमिट इस लिमिट से, ठीक है, यहाँ पर लिमिट लेने के बाद इक्वालिटी भी आएगा, ठीक है, इस लिमिट के बराबर या इससे छोटा, ठीक है। तो यह लिमिट इससे छोटा या बराबर, यानी इससे छोटा या बराबर लिख दिया गया, यह इससे छोटा या बराबर और यह इससे छोटा या बराबर, तो फाइनली यह इससे छोटा या बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यह सही है। लेकिन रूट एक्स लेस देन 1/√n, रूट n को इधर ले जाते हैं, रूट x को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा रूट n लेस देन 1/√x। दोनों तरफ हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i रूट n लेस देन i/√x। लिमिट लेने पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 i रूट n लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 i/√x। इससे बड़ा है यह, और यही चीज यहां भी लिखा हुआ है, देखो, इससे बड़ा है यह, यानी यह जो है, यह इससे, इस दोनों एक ही चीज है, यह दोनों एक ही चीज है, इक्वल टू है, सेम चीज है। इससे यह भी बड़ा, इससे यह भी बड़ा, तो इस दोनों में कहां से कौन रिलेशन आ गया, यह कैसे लिख दिया। हो सकता है इससे यह छोटा हो रहा हो, इससे तो यह भी बड़ा है, इससे यह भी बड़ा है, ठीक है, लेकिन यह भी बड़ा और यह भी बड़ा, तो हो सकता है इससे बड़ा हो, यह ऐसा भी हो सकता है कि यह इससे छोटा हो। अब हमको कहेगा कि 2 से बड़ा है 5 और 2 से बड़ा है 4, कहे कि 2 से बड़ा है 3, और फिर हमको कहे 2 से बड़ा है 6, तो कोई भी 2
संभावना हो सकता है। 2 से बड़ा है 4, 2 से बड़ा है 3, लेकिन 4 बड़ा है 3 से। 2 से बड़ा है 3। देखो यहाँ पर जैसे यह 2 चीज दिया हमको, तो इससे तो ऐसा है कि 2 से बड़ा है यह, 2 से बड़ा है यह। इस दोनों में कौन किससे बड़ा? 4 बड़ा है 3 से। लेकिन यहीं पर हमको दे दे 2 से बड़ा है 3 और 2 से बड़ा है 6, तो कौन किससे बड़ा? 6 बड़ा इससे। तो इधर वाला में क्या रिलेशन होगा? या ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा होगा या नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा होगा, यह तो कंफर्म नहीं है। इस सेम नंबर से बड़ा यह भी, उसी से बड़ा यह भी, तो इस दोनों में क्या रिलेशन? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है इससे बड़ा हो या हो सकता है इससे बड़ा हो यह, कुछ भी संभव है। ऐसा फंक्शन g संभव हो सकता है जिसके लिए यह लिमिट इससे बड़ा हो। ऐसा भी फंक्शन दूसरा g संभव हो सकता है जिसके लिए यह इससे छोटा हो, इससे छोटा हो, इससे बड़ा भले ही हो लेकिन इससे छोटा हो जाए। तो कैसे यह लिख दिया कि यही चीज होगा? यह लिखना कंप्लीटली गलत है। उससे नहीं बना है तो उसको लिख देना चाहिए था कि भाई हमसे नहीं बना है। गलती सलती कुछ भी जो है सॉल्यूशन कर देता है। आंसर तो IIT दे देता है कि उत्तर 2 होगा। जो भी स्टूडेंट 11 क्लास का लिमिट पढ़ा है वो समझ रहा है कि सैंडविच थ्योरम यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सैंडविच थ्योरम में इस तरह से इक्वालिटी आता है, लेस देन इक्वल टू, तब निष्कर्ष निकलता है। जब तक यह आता नहीं है तब तक निष्कर्ष नहीं। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं भी आ रहा है तो जबरदस्ती लिख देंगे। नहीं बनता है तो मतलब कि किस तरीके से गलती करता है उसका एग्जाम्पल देखो। एक दूसरा कोचिंग वाला क्या पागलपनी कर रहा है, वो तो लगता है कि जैसे काके से निकला हुआ पेशेंट हो, काके का भागा हुआ पेशेंट। जरा उसका भी गलती दिखाते हैं, वह क्या गलती कर रहा है। पहला वाला जो गलत सॉल्यूशन हम बतलाए हैं उस गलत सॉल्यूशन को 2-3 ठो कोचिंग वाला एक दूसरे से हूबहू कॉपी कर कर के लिखा है। मतलब वही वाला गलत सॉल्यूशन 2-3 ठो कोचिंग, और एक दूसरा कोचिंग है जो क्या किया है कि पहला ही लाइन लिखता है यह, आगे तो हर स्टेपे में लगभग वह कुछ न कुछ और गलती किया है, उसका तो बात ही छोड़ दो। हम सिर्फ उसका एक ही लाइन दिखा रहे हैं कि इसमें क्या गलती है। पहला ही लाइन गलत और आगे तो और जगह जगह पर गलत, गलती का बौछार। ये तो लगता है कि काके का से भागा हुआ पेशेंट जो है कोई लिखा है। x टेंड्स टू 0 के जगह पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। यह बात सही है। क्यों है सही? क्योंकि जब x टेंड्स टू 0 हो रहा है तब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको ऐसे समझो, हमको कह रहा है fx इज इक्वल टू √n। कब? जब x इस बीच में, जब x इस बीच में हो। ठीक है, तो x जब इस बीच में है, जैसे x रहे 1/2 से बड़ा या बराबर x, छोटा हो 1/2, तो x इस बीच में है और fx है √n। fx क्या मिलेगा? √n। √n का मतलब क्या? √2। जब x रहे 1/3 से लेकर के 1/2 या है 1/3 या 1/4 से लेकर के 1/3 तक, तब fx क्या मिलेगा? fx मिलेगा √3। जब x 1/5 से लेकर के 1/4 के बीच, तब fx क्या मिलेगा? √4। fx मिलेगा √n। यानी यहाँ पर n का वैल्यू
2 है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यहाँ पर n का वैल्यू 4 है। गौर से देखो, 1/3 से छोटा नंबर है। यह रियल लाइन पर अगर हम देखें तो 1/2 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, 1/5 यहाँ पर। जब x यहाँ पर तब n का वैल्यू 2। जब x यहाँ पर तब n का वैल्यू 3। जब x यहाँ पर तब n का वैल्यू 4। जैसे जैसे x छोटा होता जा रहा है, यानी 0 जहाँ कहीं भी है, इस 0 के निकट बढ़ रहा है, n का वैल्यू 2, 3, 4 बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जब x टेंड्स टू 0 तब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो x टेंड्स टू 0 के जगह पर यदि n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है यह समझाने के लिए पहले इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसमें x के जगह पर यह 1/n कैसे लिख दिया? x के जगह पर यह 1/n कैसे लिख दिया? gx में x के जगह पर 1/n कैसे लिख दिया? x इसके बराबर या इससे बड़ा और इससे छोटा है। 1/n + 1 से बड़ा या बराबर है, x छोटा है 1/n। तो x इससे छोटा ना है। x के जगह पर 1/n लिख देंगे तो हम x के जगह पर इससे कुछ बड़ा नंबर न लिख दे रहे हैं। तो इसका लिमिट अब इसके बराबर होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। चूंकि x के जगह पर जब इससे बड़ा नंबर हम रख देंगे तो f(x) हो सकता है पहले से बड़ा हो जाए, हो सकता है f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो f(x) कहीं छोटा ही हो जाए। gx कैसा फंक्शन है वह भी ठीक से स्पष्ट नहीं है, कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो gx हो सकता है gx से बड़ा हो g1/n, हो सकता है gx से छोटा हो g1/n। यह लिमिट मतलब इसका लिमिट इसके लिमिट के बराबर होगा। यह कहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया? मतलब इसके काफ़ी निकट का नंबर हम यदि रख दे थोड़ा सा फर्क तो लिमिट बराबरे होगा, ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं बनता है तो कुछ से कुछ लिख करके जो है प्रॉब्लम को बना रहा है। आगे सॉल्यूशन में जहाँ x² है उस x² के जगह पर 1/n² लिख रहा है, जहाँ पर x है वहाँ पर 1/n लिख रहा है। x 1/n के बराबर कहाँ है? x 1/n के बराबर कहाँ है? जगह जगह पर वह चेंज कर करके कुछ से कुछ लिख करके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। नहीं बनता है तो कह देना चाहिए था कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब जो है हम अपना सॉल्यूशन यहाँ बतलाएंगे और इसमें जो जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, भले ही कोचिंग वाले को वह कन्फ्यूजन नहीं हो, हमको कन्फ्यूजन नहीं हो, लेकिन बहुत स्टूडेंट को वह कन्फ्यूजन हो सकता है, छोटा मोटा कन्फ्यूजन है। तो पहले हम उस कन्फ्यूजन को मतलब जगह जगह पर कन्फ्यूजन दूर करते हुए ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब इसको मिटाते हैं और अपना सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 11 क्लास में यह पढ़ता है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। यदि यह दोनों इक्वल नहीं या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यह डिफिनीशन उस सिचुएशन में है जब रियल लाइन पर ए जहाँ भी है इसके नेबरहुड में यानी ए से कुछ पहले से ए से कुछ आगे तक इसके नेबरहुड में f(x) डिफाइंड हो, यानी डोमेन में इसका नेबरहुड, इसके पहले का भी कुछ पार्ट इसके आगे का भी कुछ पार्ट डोमेन में हो। यहाँ पर डोमेन में 0 के लेफ्ट साइड का पार्ट ही नहीं है, 0 के लेफ्ट साइड का कोई नंबर ही नहीं है, 0 भी नहीं है इसके डोमेन में। तो जब डोमेन 0 के लेफ्ट साइड में है ही नहीं
तो लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रश्न ही नहीं उठता। तब यदि पूछा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका मतलब है कि यह लिमिट अपने डोमेन में जब x जब अपने डोमेन में रहते हुए 0 के निकट मूव करे, टेंड्स टू हो, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। वैसे यदि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर 0+ लिख दिया रहता, 0+, जिससे यह पता चलता कि यह राइट हैंड लिमिट पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होता। ऐसे भी लिख दिया तो इस बात को अंडरस्टूड समझना है कि चूंकि डोमेन 0 के राइट साइड में ही है, तो राइट हैंड लिमिट ही पूछा जा रहा है। तो यह नहीं कह देना है कि लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह नहीं कहना है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यह पूछा जा रहा है। तो पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट दूर हो गया। क्वेश्चन में दे रहा है gx < 2√x, gx < 2√x, दोनों तरफ √n से मल्टीप्लाई करने पर gx और √n < 2√x और √n। यहाँ पर हमको यह दे रहा है x बिलोंग्स टू दिस 1/n + 1 <= x < 1/n। रूट लेने पर 1/n + 1 <= √x < 1/√n। इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो √x और √n < 1। तो 2√x √n < 2। यह 2 से छोटा या बराबर है, 2 से छोटा या बराबर, यानी gx < √n 2√x √n < 2। तो हम तो लिख सकते हैं ना gx √n < 2, लेकिन √n है fx के बराबर, तो gx fx < 2। लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, gx fx <= लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 to दिस implies लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx fx <= इसका लिमिट, कांस्टेंट नंबर का लिमिट वही कांस्टेंट नंबर होता, एक नंबर। इसको एक नंबर मान लिए इस रिजल्ट को, और इस रिजल्ट को अब हम इस सब को मिटा करके ऊपर में नोट करेंगे। दिया है यह इंटीग्रल <gx, इसको थोड़ी देर के लिए i मान लेते हैं, बाद में तो फिर इतना लिखना ही पड़ेगा, लेकिन एक आधे स्टेप में i लिख करके लिखेंगे तो थोड़ा लिखने में आसानी होगा। तो i <gx दिया है, i is <gx। दोनों तरफ √n + 1 से मल्टीप्लाई करने पर i √n + 1 <gx गुने √n + 1। अब यहां से दिखाई पड़ रहा है कि 1/n + 1 से बड़ा या बराबर x < 1/n। रूट लेने पर 1/n + 1 <= √x < 1/√n। सिर्फ इस दोनों को लेके चल रहे हैं, इस दोनों को √x इधर ला रहे हैं और √n + 1 इधर, तो 1/√x <= n + 1 का रूट। दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करने पर
1/√x गुने आई, यानी आई बाई रूट एक्स लेस देन इक्वल टू आई n प्लस 1। यह रिजल्ट मिल रहा है, यानी आई रूट n प्लस 1 इससे छोटा या बराबर है आई बाई रूट एक्स। आई बाई रूट एक्स लेस देन इक्वल टू आई रूट n प्लस 1, और आई रूट n प्लस 1 लेस देन जी एक्स n प्लस 1 का रूट। तो इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आई बाई रूट एक्स लेस देन जी एक्स n प्लस 1। अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 आई बट्टे रूट एक्स लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 जी एक्स n प्लस 1, जिसमें i क्या है? i का मतलब है यह इंटीग्रल। तो अगले स्टेप में इसको मिटा करके i के जगह पर हम यह लिख देंगे, इस i के जगह पर यह इंटीग्रल लिख देंगे और बट्टे रूट x लिखेंगे, मिटा के लिखते हैं। यह लिमिट 0/0 यानी टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। बहुत स्टूडेंट को नीचे में तो टेंड्स टू 0 होता नजर आ रहा होगा, लेकिन ऊपर में टेंड्स टू 0 हो रहा है, यह इंटीग्रल टेंड्स टू 0 हो रहा है, यह समझने में दिक्कत है। तो वैसा स्टूडेंट इस बात को दिमाग में रखो, जब x टेंड्स टू 0 तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन टेंड्स टू क्या हो रहा है? 0, और अपर लिमिट टेंड्स टू क्या हो रहा है? 0। या लोअर लिमिट और अपर लिमिट टेंड्स टू सेम नंबर हो, या तो दोनों 0 हो, या दोनों 1 हो, या दोनों 10 हो, या दोनों 100 हो, चाहे दोनों 1000 हो, दोनों टेंड्स टू सेम नंबर हो। तो इधर चाहे जैसा भी फंक्शन हो वह इंटीग्रल टेंड्स टू 0 हो रहा है, सीधा सीधी दिमाग में बैठाओ। जब x टेंड्स टू यहाँ पर जो भी नंबर दे वह करने पर या नीचे वाला लिमिट टेंड्स टू जो नंबर हो रहा है, ऊपर वाला लिमिट भी टेंड्स टू वही नंबर हो, तो यह इंटीग्रल टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो यह है 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगा सकते हैं। लिमिट ऑफ fx बट्टे जी एक्स यदि 0/0 फॉर्म में हो, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f डैश एक्स बट्टे जी डैश एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बट्टे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, उसका जो लिमिट होगा वही लिमिट इसका भी लिमिट होगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगाने के बाद क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, डिफिनिट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना जानते होंगे। जहाँ जहाँ पर t है हर जगह पर ऊपर वाला लिमिट रख देना है, फंक्शन में, dt में नहीं। जो फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ ऐसा ही लिखेंगे, वेरिएबल के जगह पर ऊपर वाला लिमिट लिखेंगे, लिख देते 1 - x बट्टे x। उसके बाद यह ऊपर वाला जो लिमिट है इंटीग्रेशन का, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। इसके बाद माइनस साइन देंगे। अब जहाँ जहाँ पर यह वेरिएबल है उसके जगह पर यह नीचे वाला इंटीग्रेशन का नीचे वाला लिमिट रखेंगे 1 - x² बट्टे x²। फिर लिखेंगे गुने
नीचे वाला जो यह लिमिट है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बट्टे नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2√x, और यह क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, लेस देन इक्वल टू, यहां पर यही चीज 1/2√x उलट करके ऊपर जाएगा। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2√x, यहाँ क्या आ रहा है 1 - x बट्टे √x माइनस 1 - x स्क्वायर बट्टे x गुने 2x लेस देन इक्वल टू, यही चीज यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर। यह x और यह x कट जाएगा। इस 2√x को जब अंदर ले जाएंगे अंदर, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करने पर √x कट जाएगा, यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2√1 - x बचेगा माइनस, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक ठो 2 है, 4√x 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। दिस लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर जो चीज है यानी यहाँ पर, यानी यहाँ पर यह वाला चीज, यानी यह वाला लिमिट, यह इसमें अब हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 गुने 1 - 0 का रूट यानी 2, और इस यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे यह 0 हो जाएगा, तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड 2 मिलेगा, यानी 2 लेस देन इक्वल टू दिस लिमिट। क्या मिल रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू दिस लिमिट, हमको मिल रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू, 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx n+1। इसको हम 2 नंबर मानेंगे और उस 2 नंबर को यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ पर मिटा देंगे और इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ से मिटा देंगे। अब हम लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx √n+1 बट्टे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx गुने fx, इसका वैल्यू क्या होगा यह निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू, एक साथ लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx n+1 बाई gx fx, gx कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 √n+1 बट्टे fx, लेकिन fx है √n के बराबर, √n। जब x टेंड्स टू 0 तब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, √n+1/√n को हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 बटे n, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n, 1/n 0 हो जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। लिमिट ऑफ दिस बटे लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। नीचे वाला को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx √n+1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx fx। इसको हम मान लेते हैं 3 नंबर, यह है हमारा 3 नंबर। इस 3 नंबर को, ये 2 नंबर जो नोट किए थे इसको 2 नंबर नहीं दिए हैं ना, यह था हमारा 2 नंबर, ठीक है, और यह हुआ हमारा 3 नंबर।
इस 3 नंबर को यहाँ पर हम नोट करेंगे और नीचे में सबको मिटाएंगे। 2 में यहाँ पर जो लिमिट है, यह लिमिट इस लिमिट के बराबर है, यह बात 3 नंबर कह रहा है। तो 3 नंबर से इसके जगह पर यह लिख देने पर हमको मिलेगा 2 लेस दैन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 gx fx। इसको 4 नंबर मान लेते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि इसका लिमिट 2 से छोटा या बराबर। 4 नंबर कह रहा है इसका लिमिट 2 से बड़ा या बराबर। तो 1 और 4 से सैंडविच थ्योरम से यह निष्कर्ष निकलता है 1 and 4 implies that limit of x tends to 0 gx fx is equal to 2। इसका लिमिट 2 से बड़ा या बराबर हो, इसका लिमिट 2 से छोटा या बराबर हो। यह बात भी सही हो, यह बात भी सही हो। कब संभव है? जब इसका लिमिट 2 के बराबर होगा तो यह बात भी सही, यह बात भी सही। यदि 2 से छोटा हो गया तो यह बात तो सही, लेकिन यह बात सही नहीं। यदि 2 से बड़ा हो गया तो यह बात तो सही होगा, लेकिन यह बात सही नहीं होगा। दोनों बात एक ही स्थिति में सही होगा जब इसका लिमिट 2 होगा। इसलिए निष्कर्ष निकलता है इसका लिमिट 2। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व।